तो आज पढ़ते हैं पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। तो ये कॉन्सेप्ट कब आया, कैसे आया और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया और लागू हो गया था, उसके बाद में जब इसकी फंक्शनिंग शुरू हुई तो कुछ दिक्कतें महसूस हुई थी, जिसको लेकर के संविधान में संशोधन भी शुरू हो गए थे, अमेंडमेंट्स होने लगे। ठीक है, उसी के दौरान एक तो हमारा एक राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट था। उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी बनने लगी थी शुरुआत से ही, लगभग 1950 के आसपास से। और यहाँ तक बात आई थी कि जो आर्टिकल नंबर 368 है, अनुच्छेद 368, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, उसको लेकर के ये बात हुई थी कि क्या उसके थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट कभी संशोधन उसमें कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला फंस गया था कि आर्टिकल नंबर 368 जो पावर देता है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का सिचुएशन के हिसाब से कभी भी अमेंडमेंट कर सकती है, उसमें ये क्वेश्चन आ गया था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो उस समय हुआ क्या था कि जो पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था, पहला संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, उससे राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया था, यानी कि संपत्ति के अधिकार में कटौती कर दी गई थी। और इसको ही चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में इस केस के थ्रू, शंकरी प्रसाद का मामला जो था, शंकरी प्रसाद केस इन 1951 में। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट ये दी थी, अपना फैसला ये सुनाया था कि आर्टिकल नंबर 368 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है, उसके थ्रू किसी भी फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ठीक है, कि पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसने कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट होती थी, उसको कर्टेल कर दिया, उसके शक्तियों को में कटौती कर दी गई थी। ठीक है, अब उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई कि क्या आर्टिकल नंबर 368 में जो पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, उससे फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 368 में जो भी पावर है वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने के लिए वैलिड है। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि आर्टिकल नंबर 13 जो है, उसमें कहा गया है कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होंगे या डेरोगेटरी होंगे फंडामेंटल राइट के, वो वॉइड हो जाएंगे, वो लागू नहीं किए जा सकते हैं। जो कि कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट का खनन करता है, उनको लागू नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल नंबर 13 कहता है। तो उसमें लॉ जो वर्ड है, लॉ, उस लॉ में कौन कौन से लॉज आते हैं, इसकी क्लैरिटी भी सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पे दी थी कि वो जो लॉ, विधि शब्द के अंतर्गत मात्र समान विधियां कानूनी आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं आते हैं। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है, किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में 1967 में गोलकनाथ केस आया, और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को पलट दिया था, और उन्होंने कहा था कि संसद नहीं कर्टेल कर सकती है, अमेंड नहीं, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने ही फैसले को पलट दिया था। गोलकनाथ मामले में
सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम दे दिया। ठीक है, अब गोलकनाथ केस में जब ये कह दिया गया कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, उनको किसी तरह से उनकी शक्तियों को में कटौती नहीं की जा सकती, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय 24th अमेंडमेंट एक्ट डाल दिया था। इस अधिनियम के अनुसार 13 व 338 में संशोधन कर दिया गया और घोषित कर दिया गया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक ही कानून माना जाएगा। ये फैसला 24वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये संशोधन कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अपना एक अधिनियम ला दिया। यहाँ पे अगर कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी टसल यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी उन दिनों 1970s के आसपास का ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, फिर वो इधर से एक संशोधन डाला जाता है, फिर अगले अब ये हुआ था 1971 में, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया था। इसके 2 साल बाद में केशव नंद भारती केस आया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था, 1973 में आया। केशव नंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को ओवररूल कर दिया गया था। प्रत्यादेश करके इन्होंने 24वें अधिनियम की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, कर्टेल कर सकती है, अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया था और उन्होंने वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात बोली थी। तो केशव नंद भारती केस में क्या कहा उन्होंने, पहले तो अपने गोलकनाथ केस में जो भी जजमेंट दिया था उसको ओवरऑल दिया गया था, और 24वां जो संशोधन था, जो उसमें ये बोला गया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकार को सीमित करने तथा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। उन्होंने इसका भी फेवर किया था, इसको उन्होंने अपील किया था, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसको कि हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी मूल संरचना है उसकी, आप उसको छेड़छाड़ किए बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी मूल संरचना है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और यहीं पर लिमिटेशन सेट की गई थी कि गवर्नमेंट कहाँ तक या पार्लियामेंट कहाँ तक, संसद कहाँ तक अमेंडमेंट कर सकती है, किस लिमिट तक अमेंडमेंट कर सकती है। तो वो बात केशव नंद भारती केस में आई थी। तो उसका हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ इस तरह के देखा था। शंकरी प्रसाद केस, पहला अमेंडमेंट आया, उसके अगेंस्ट शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स आई, फिर उसके बाद में गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ केस के बाद में 24वां संशोधन आया, और उसके बाद में आकर के केशव नंद भारती केस आया जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर या फिर संविधान का मूल संरचना के बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में सबसे पहले कब बात की गई थी, तो वो केशव नंद भारती केस के बारे में बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और आपको मैं बता दूं कि इस केस में, केशव नंद भारती केस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि आप भारत के संविधान के मूल संरचना को छेड़े बिना अमेंडमेंट संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल संरचना क्या क्या है ये चीज़ें उन्होंने डिफाइन नहीं की थी, ये नहीं बताया था। लेकिन कुछ सालों बाद में केसेस के बाद जितने भी केसेस होते गए, उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ उन्होंने वर्डिक्ट में अपने पॉइंट्स रखे जिनको कि हम एक साथ पढ़ करके समझ सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में एक्चुअली में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी किसी भी रूलिंग में इंक्लूड किया हुआ है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है।
और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स आई जिसमें उन्होंने अपने ही रूलिंग्स को पुनः पुष्टि दी थी। जैसे कि यहाँ पे इंदिरा गांधी नेहरू केस हुआ था 1975 में, वहाँ पे किया था।